दरवाजे पर पुलिस को देखकर वो हवनक खड़े रह गए। जनाब, आपकी बेटी दरख्शे के अरेस्ट वारंट है हमारे पास, चोरी के जुर्म में। उनको बाहर बुलाएं, पुलिस वाले ने कड़क आवाज़ में कहा, जबकि वो जमा होते हुए मोहल्ले को देख रहे थे। बरसों से बनी इज्जत अचानक ही चुटकियों में राख में मिल जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी ने चोरी कब की? वो खुद को संभालते हुए बोले। लड़की को बरामद करो, ये सब बातें पुलिस स्टेशन जाकर करना। पुलिस वाला अब तल्खी से बोला। दरख्शे पत्ते की तरह कांप रही थी। दरख्शे, दरख्शे, अम्मी ने उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। शोहर की बरसों की इज्जत और झुके शाने उनसे देखे नहीं जा रहे थे। दरख्शे, दरवाज़ा खोलो, अम्मी ज़ोर से बोली थी। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। दरख्शे कांपती आवाज़ में अपनी बात समझाना चाहती थी, मगर उसकी अपनी समातों की हदूद से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, जबकि उसकी आंखें सुर्खी और आंसू से फूल रही थीं। दरख्शे, अल्लाह का वास्ता दरवाज़ा खोल, मार डालना चाहती है क्या? अम्मी की सिसकती आवाज़ आई तो वो आंसू पोंछते उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस को देखकर वो जैसे मरने को थी। अब्बू ने उसकी जानिब देखा तो उनकी नज़रों में एक मान था, जैसे अभी वो पूछेंगे और वो चीख कर कहेगी कि ये सब झूठ है, और वो जैसे फिर से सुरखरू हो जाएंगे। वो उसके पास आ रहे थे। दरख्शे का दिल किया भाग जाए यहाँ से और वो उससे कोई सवाल न कर सकें, मगर ऐसा नहीं था। वो उसके पास आए और उसके सर पर हाथ रखा। दरख्शे, मुझे बताओ ये सब क्या है? ये जो कह रहे हैं क्या ये सच है? दरख्शे के आंसू मुतवातर बह रहे थे। समझ नहीं आई क्या जवाब दूं। हकीकत तो यही थी कि उसने चोरी की थी। अब्बू, मुझे माफ़ कर दें, पर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अब्बू, मुझे माफ़ कर दें, मैंने सब जानबूझकर नहीं किया ये, वो सिसकते हुए बोली, जबकि उन्होंने दिल थाम लिया। क्या उनकी औलाद भी ऐसा कर सकती है? उन्होंने कभी सोचा भी ना था। दूसरी तरफ अम्मी का भी यही हाल था। दरख्शे, क्या बोले जा रही है? होश में तो है? उन्होंने उसे झिंझोड़ा, मगर दरख्शे के पास आंसुओं के सिवा कुछ ना था। बंद करो ये ड्रामा, पुलिस वाला उकता कर बोला। इनके अरेस्ट वारंट है हमारे पास, हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, उसने सख्ती से कहा, और एक लेडी ऑफिसर आगे बढ़ी और दरख्शे का हाथ सख्ती से पकड़ लिया। अब्बू, नहीं, प्लीज़ मुझे बचाएं, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, वो चीखी, मगर लेडी ऑफिसर उसे घसीटती हुई गाड़ी तक ले गई। उसने तड़पते हुए अपने बाप को देखा। हारे हुए अंदाज में वो मजबूर बाप बेटी को देख रहा था। पूरा मोहल्ला ये तमाशा देख रहा था, जबकि चैमिगोइयाँ अलग हो रही थीं। दरख्शे सिमट कर बैठ गई। 4 करोड़ चुरा कर इसकी मासूमियत तो देखो ज़रा, लेडी ऑफिसर ने गुस्से से कहा, जबकि दरख्शे मज़ीद सहम गई। बाबा, मैंने नहीं जाना, बाबा प्लीज़। मारूफ ने उनके पाँव पकड़ लिए, जबकि लेडी ऑफिसर उसे भी खींच रही थी। ले जाएं इसे, वो गुस्से से उसे धकेलते हुए बोले। उसने माँ की तरफ देखा। बाप सोतेला था तो माँ तो सगी थी ना, मगर वो भी उससे निगाहें फेर गई। मारूफ के पास अब कोई नहीं रहा था। लेडी ऑफिसर ने उसको खींचा तो उनके साथ घिसटती चली गई, जबकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। आज उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था। वो सोकर उठी तो वारिस उसके साथ ही लेटा था। वो मदहोश सोया हुआ था, बेफिक्र शायद। उसने बाल समेटे और उसका ध्यान वारिस की माँ की तरफ चला गया। उसका दिल किया वो जाए उस औरत के पास। उसकी आवाज़ की बेबसी उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। वो उठी और जल्दी से फ्रेश होने चली गई। वो सोच चुकी थी कि उसे करना क्या है। 10 मिनट बाद वो बाहर निकली। अब भी वारिस सोया हुआ था। वो बगैर उसको जगाए कमरे से बाहर निकल आई तो उसे फ़ाइज़ बाहर निकलता दिखाई दिया। फ़ाइज़, बात सुनो, उसने पुकारा तो फ़ाइज़ के कदम रुक गए। जी, उसने हया की जानिब देखकर कहा। फ़ाइज़, मैं मिलना चाहती हूँ आंटी से। फ़ाइज़ ने उसकी जानिब देखा। आप जानती हैं ये सब आपके लिए बेहद नुकसानदेह होगा। उसने उसे रोकना चाहा, मगर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? वो आगे बढ़ते हुए बोली तो चारों नाचार उसके पीछे चलना पड़ा। कुछ ही देर में वो उस मोहल्ले में थे। दरख्शे के फ़ोन से कॉल्स आ रही थी, मगर उसने पिक नहीं की, क्योंकि फ़िलहाल वो उसकी किसी भी बात से ज़्यादा अहम काम कर रही थी। उसने फ़ोन को साइलेंट पर किया और फ़ाइज़ का वेट करने लगी, जबकि अब उसे कुछ देर हो गई थी। तभी वो गाड़ी से निकल आई और देखने लगी कि उसे एक बेहद तंग गली में फ़ाइज़ खड़ा नज़र आया। वो उसके पीछे गई तो फ़ाइज़ किसी पर झुका हुआ था, जबकि मुकाबिल शायद कोई मांगने वाली थी, क्योंकि उसका हुलिया, उसके बाल, उसका चेहरा, वो पहचान चुकी थी उन्हें, जबकि पहचानते ही उसका दिल उनकी हालत देखकर तड़पा था। ये शायद बेहोश हैं, फ़ाइज़ बोला। फ़ाइज़, इन्हें गाड़ी में डालो, उसने उसे कहा, जबकि फ़ाइज़ रुक गया।
मैं अब भी आपको यही कहूँगा कि आप गलत कर रही हैं, आपके लिए ये नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। फाइज, इनकी हालत देखो, और अब भी तुम मुझे नफ़ा नुकसान समझा रहे हो। इंसानियत भी कोई चीज़ है। वो उसको झिड़कती खुद ही उनको उठाने की कोशिश करने लगी। लोग हैरत से उन दोनों को देख रहे थे जो उस मांगने वाली को गोद में उठाकर गाड़ी में डाल रहे थे, मगर हया ने किसी की जानिब नहीं देखा और इस बार गाड़ी उसने खुद ड्राइव की और हॉस्पिटल की जानिब चल दी। डॉक्टर्स ने उन्हें एडमिट कर लिया था। उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। 2 दिन से खुराक ना लेने के बाइस वो बेहोश थी। फाइज उसकी जानिब देख रहा था जो शक्ल से ही बेहद मुतफिक्र नज़र आ रही थी। आप इस बारे में वारिस को कुछ मत बताइएगा, उसने कहा, जबकि हया ने खा जाने वाली नज़रों से उसकी जानिब देखा। तुम जाओ, वहाँ काम होगा कंपनी में। तो वो बिना कुछ बोले इससे पहले कि वहाँ से जाता, डॉक्टर ने बुला लिया, जबकि हया की पुश्त थी उसकी जानिब और वो शायद किसी को कॉल मिला रही थी। दरख्शे के बजाय फ़ोन अम्मी ने उठाया, जबकि उनकी रोने की आवाज़ सुनकर हया का दिल डूब सा गया। सबसे पहला ख्याल अब्बू की तरफ ही गया। अम्मी, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? वो बोली, जबकि परेशानी से उसकी टांगें कांप उठी थी। हया, तेरे अब्बू को कुछ हो गया है, उसे सकते हुए बोली, जबकि हया ने सामने से आते फाइज के हाथ से गाड़ी की चाबी छीनी और बिना कुछ सुने बाहर की जानिब दौड़ी। भाभी, फाइज खुद भी परेशान हो गया था, मगर हया सुर्ख आंखों से तेज़ ड्राइव कर रही थी। दिल में अपने बाप के लिए दुआ गो वो घर के रास्ते पर थी, जबकि फाइज भी साथ था और मुसलसल एक ही सवाल कर रहा था। घर के सामने गाड़ी रोकते ही अंदर की जानिब दौड़ी तो जो खबर उन दोनों को मिली वो दोनों ही अपनी जगह हिल कर रह गए। हया ने बाप की जानिब देखा जो आंखें मूंदे लेटे हुए थे। डॉक्टर कहते हैं हार्ट अटैक का खतरा है। अम्मी बुरी तरह रो दी, जबकि हया ने अपना सर थाम लिया। वो कैसे गाफिल हो गई थी उन दोनों से, और इतनी देर कर दी उसने कि उसके बाप को मोहल्ले वाले लेकर गए थे। फाइज खुद हैरान था, मगर वो जल्द ही संभला। यह हैरान रहने का वक्त नहीं था। उसने हया की जानिब देखा। भाभी, ये इस तरह बैठने का वक्त नहीं है, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, उसने कहा। वो उस वक्त भी होश से काम ले रहा था, वरना अंदरूनी हालत तो ऐसी थी कि उसके पास उड़कर पहुंच जाए। हया जैसे थक कर उसकी जानिब देखने लगी। भाभी प्लीज़। फाइज को उस पर तरस तो आया, मगर उसने उसको अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ, वो कहकर निकला, जबकि हया अपने आंसू पोंछते हुए उठी। अम्मी, आप फिक्र ना करें, माँ का चेहरा चूमते हुए वो उनकी सिसकी पर अपने दिल को मजबूत करती अब्बू के नीम गनूदगी में डूबे वजूद को देखकर बाहर निकलने लगी कि अम्मी की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए। हया, उसने बरसों की इज्जत मिट्टी में मिला दी है हमारी, अब उसे प्लीज़ मेरी दहलीज पर मत लेकर आना, वो बोली, जबकि हया बाहर निकल गई। मारूफ और दरख्शे को वहाँ बेंचेस पर बैठे रोते देखकर उसने खुद पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, जबकि फाइज का दिल किया कि उसके सारे आंसू समेट ले। फाइज शाह, फाइज ने इंस्पेक्टर से हाथ मिलाते हुए कहा। आए आए शाह साहब, हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? शायद ऑफिसर उसे जानता था, तभी उठकर उससे मिलते बोला, जबकि फाइज का चेहरा संजीदा और स्पार्ट था। इन दोनों लड़कियों को किस जुर्म में अरेस्ट किया है? फाइज ने पूछा, जबकि हया खामोश खड़ी थी। उसने उन दोनों के पास जाने की भी जहमत ना की। सर, चोरी की है जी दोनों लड़कियों ने, 4 करोड़ चुराया है जी, जिसकी रकम है वो भी सेठ बंदा है, मगर उसने एक बात कही है कि मेरी रकम दो और लड़कियों को 1 रात कैद में रखकर आज़ाद कर दो। ऑफिसर ने बताया तो उसने अपना ATM कार्ड ऑफिसर के सामने रख दिया। आप उसकी रकम उसको दे दें, मगर इस सब से पहले लड़कियों को आज़ाद कर दें, उसने कहा। तो ऑफिसर मुस्कुरा दिया। सर जी, आप भी पैसे वाले हैं और वो भी पैसे वाले जी, हम मजबूर हैं, ऊपर से ऑर्डर्स हैं, लड़कियां रात थाने में ही रहेंगी जी, वो बोला, जबकि फाइज ने मुट्ठियां भींची। जब रकम दे दी गई है तो लड़कियों को आज़ाद करो, वो गुस्सा जब्त करता बोला। माजरत चाहता हूँ सर, FIR कट चुकी है, उसने नफ़ी की, जबकि फाइज चेयर से उठ खड़ा हुआ। हया ने फाइज की जानिब देखा। हमें मिलना पड़ेगा दूसरी पार्टी से। एक नज़र रोती हुई दरख्शे पर डालकर उसने हया को कहा, आप उन्हें बुला लें। हया बोली तो इंस्पेक्टर फिर मुस्कुराया। मैडम जी, वो पहले ही कह चुके हैं कि वो कल आएंगे, उसने कहा। तो फाइज समेत हया भी परेशान खड़े रह गए। आप घर जाएं, मैं यहाँ रुकता हूँ, फाइज ने कहा। तो हया ने उसकी जानिब देखा। भाभी, आप जाएं, सब ठीक हो जाएगा, उसने तसल्ली दी, मगर ये काफ़ी तो नहीं था। उसकी कुंवारी बहन थाने में चोरी के जुर्म में कैद बैठी थी। ये बात किसी की भी तसल्ली को ख़त्म होने ही नहीं दे रही थी। ख़ानदान, मोहल्ले के लोग, सब में ये खबर फैल गई थी। उसने दरख्शे पर एक नज़र डाली जो बुरी तरह से रो रही थी और उसके पास आना चाहती थी, मगर 2 पुलिस ऑफिसर्स उनके गिर्द खड़े थे। फाइज, मैं कुछ करती हूँ, तुम प्लीज़ यहीं रहना, उसने कहा। तो फाइज ने सर हिलाया। हया का अवैस से बात करने का इरादा था।
अपनी बहन को अब वो यूं रात थाने में तो नहीं काटने दे सकती थी, रही सही इज्जत भी बदनाम हो जाती। फाइज ने सर हिलाया और वो बाहर निकल गई। उस वक्त जब्त से उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। उसकी आंख से ना चाहते हुए भी आंसू निकल रहे थे। उसे समझ ही नहीं आया कि कहाँ जाए, क्या वारिस के पास, या माँ बाप के पास, या फिर उस औरत के पास जिसकी हालत देखकर किसी का भी दिल कट जाए, या फिर बहन के पास जो इज्जत नीलाम कर चुकी थी। स्टीयरिंग पर सर रखे वो सिसकियां लेकर रो दी। गुर्बत में भी कभी उसके बाप ने ऐसा कदम नहीं उठाया था जिससे उनकी इज्जत बदनाम हो, मगर आज लोग उन पर थू थू कर रहे थे। उसने आंसू साफ किए और घर की जानिब चल दी। घर पहुंचते ही वो कमरे की जानिब पहुंची, मगर इतना भी आसान नहीं था। चोरी की है तेरी बहन ने? चची ने हैरानगी से पूछा। हया के कदम वहीं रुक गए। लो भला, क्या ज़रूरत थी? तेरी ही तरह किसी अमीरजादे को फांस लेती। वो दोनों हंसी, जबकि उनकी हंसी हया पर तेजाब की तरह गिरी, मगर वो बिना जवाब दिए आगे जाने लगी कि अम्माद सामने आ गया। वो हया को मुस्कुरा कर देख रहा था। अब पूछो हमें कैसे पता चला? उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर हया ने हाथ झटके से छुड़वा लिया। तुम्हारी अम्मी का फ़ोन आया था। उन्होंने नहीं बताया, मोहल्ले के किसी आदमी ने किया था, उसने बताया। बड़ा दुख हुआ। वैसे तुम ना सही, तुम्हारी बहन सही, मैं देता उसे 4 क्या 5 करोड़, मगर चूक सी हो गई। इनफ। तुम घटिया नीच इंसान। वो उस पर झपटने को थी कि अम्माद उससे दूर हुआ। बुलबुल, मेरे हर प्लान से पहले तुम खुद ही फंस जाती हो। अब मैं क्या करूं? वो कहकहा लगाकर ज़बरदस्ती उसके गाल खींचता वहां से चला गया, जबकि हया कमरे में दाखिल हुई और बुरी तरह दरवाज़ा थाम कर रोने लगी कि उसकी आवाज़ से बेड पर पड़ा हुआ वजूद हरकत में आया। उसने एक आंख खोलकर बंद दरवाजे के पास बैठी हया को देखा। तुम्हारा म्यूज़िक मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, वो बोला और करवट ली। हया ने उसकी जानिब देखा और वो उठी। मुझ पर रहम नहीं आता, तरस नहीं आता मुझ पर आपको? मुझसे हमदर्दी भी नहीं होती वारिस? क्यों नहीं होती? मुझ पर तरस खाएं, देखे मैं मर रही हूँ, मर जाऊंगी वारिस। वो उसको बुरी तरह झंझोड़ती चीखी। वारिस उसकी जानिब देखने लगा, जबकि उसके आंसू टप टप बह रहे थे, जबकि सफ़ेद चेहरे में सुर्खी के साथ आंखों में गम और तकलीफ अलग थी। क्या हुआ है? वो पहली बार उससे ये सवाल कर रहा था, जबकि हया बिखरती चली गई। सुनो, मेरी तरफ, इधर देखो। अपने पाँव में बैठी हया का चेहरा उसने ऊपर उठाया। हया सिसकती रही। वारिस ने उसके बाल पीछे किए। वारिस, हया ने उसका हाथ पकड़ा। वारिस को उस वक्त वो बहुत प्यारी लगी। वो उसके साथ नीचे ही बैठ गया। हाँ बोलो, वो उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोला। मुझे अम्माद से डर लगता है, वो सिसकी, जबकि वारिस के माथे पर बल पड़ गए। वो कुछ नहीं बोला, जबकि हया का सिसकता वजूद वो अपने साथ लगा गया। दिमाग की स्क्रीन पर एक और मंजर लहराया। मुझे डर लगता है आपके घर वालों से, आपके भतीजे से, कोई बेबसी से बोला था। आप महीना महीना बाहर रहते हैं, प्लीज़ मत जाया करें। वो सोचना ही नहीं चाहता था, मगर आवाज़ ने उसके कानों में गर्दिश शुरू कर दी थी, जबकि उसकी आवाज़ के साथ एक और आवाज़ भी उभरी। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? मम्मा, बात सुने मम्मा। उसने दांत पीसते हुए हया को मज़ीद अपने अंदर भींच लिया। मैं देख लूँगा, तुम घबराना मत, वो बोला और उसके बालों पर लब रख दिए, जबकि हया का सिसकता वजूद थम गया। उसका बख्शा हुआ मान कहीं तो सुकून पहुँचा गया था। उसने वारिस के सीने पर अपना नर्म लम्स छोड़ा और उससे दूर हुई, जबकि वारिस ने एक नज़र उसकी जानिब, दूसरी नज़र अपने सीने पर डाली जहां उसने लम्स छोड़ा था, उसके दिल के मुकाम पर। वारिस, हया फिर से बोली तो वारिस ने उसकी जानिब देखा, जबकि हया मध्यम आवाज़ में उसे सब बताती चली गई। शायद उसे अवैस से पहले उससे मदद लेनी चाहिए थी। वारिस ने एक हाथ बेड पर फैलाया, जबकि दूसरा घुटने पर रखकर वो मुस्कुराया। ओह, तो तुम्हें मेरी मदद दरकार है? वो भूल गई थी कि वारिस खून पिए बगैर कुछ नहीं करता। हया उसकी जानिब देखती रही। ओके, मैं करूँगा तुम्हारी मदद, मगर मुझे क्या मिलेगा? वो उसकी लटों से खेलता हुआ बोला। वारिस, ये वक्त तो नहीं है ये बातें करने का। उसने वारिस का हाथ हटाया। ब्राउनी, तुम मेरे लिए कुछ सोचो, यकीन मानो सब पहले जैसा हो जाएगा। वो उसको अपने करीब करने लगा। क्या चाहिए आपको? वो बोली। वसूली मैं अपनी मर्जी की लूँगा, ये मध्यम आवाज़ में वो बोला। ऑफिसर के सामने चेयर खींचकर उसने सिगरेट सुलगाई और उसकी जानिब देखा, जबकि अभी ऑफिसर ये समझता कि उसका फ़ोन बजा। कमिश्नर की कॉल थी। जी सर, बेहतर, ऑफिसर ने कहा, जबकि वारिस मज़े से सिगरेट सुलगाता रहा। हया, फाइज समेत मारूख और दरख्शे भी उसे ही देख रही थी।
ऑफिसर ने दूसरी कॉल अरहम को मिलाई। मैंने तुम्हें कहा था मैं कल आऊँगा। सर मैं मजबूर हूँ, आपको आना पड़ेगा, सामने वाली पार्टी हल्की नहीं है, वो आहिस्तगी से बोला। कहो वारिस शाह से मिले आकर, वारिस सकून से बोला, जबकि अरहम उसकी आवाज़ सुनकर चौंका। वारिस? उसके दोहराने पर ऑफिसर भी वारिस के बरहम में आ गया। उसने फ़ोन बंद कर दिया। सर आपके लिए चाय पानी, उसने खुशामद वाले अंदाज में कहा। हाँ मेरे लिए ब्रांडी, बाकी सबके लिए चाय, उसने कहा, जबकि हया ने नफ़ी में सर हिला दिया। पता नहीं वो कब संजीदा होता था। ऑफिसर बस कच्चा सा मुस्कुरा दिया। जबकि 10 मिनट में अरहम उनके सामने था। वारिस खा जाने वाली नज़रों से अरहम को देख रहा था। यार मैं तो नहीं जानता था ये तेरी सालियाँ हैं। अरहम पहले ही सफाइयाँ देने लगा कि कहीं वारिस उसकी थाने में ही इज्जत ना कर दे, मगर वारिस कुछ भी नहीं बोला और अरहम ने अपनी रिपोर्ट इज्जत से वापस ले ली। आप भी दरख्शे समेत मारूख ने भी पुकारा तो हया ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। बाबा की तबीयत ठीक नहीं, तुम उनके सामने नहीं जाओगे, मेरे साथ घर चलो, उसने सख्ती से कहा तो दरख्शे खामोश हो गई, जबकि मारूख ने सुर्ख आंखों से इर्द गिर्द देखा। उसका तो कोई भी नहीं था वहाँ। तुम भी? हया ने उसकी जानिब देखा। आप ही? मैं घर, वो हिचकिचा गई। हया ने घूर कर देखा, मगर फाइज के साथ वो तीनों घर की जानिब चल दी, जबकि अरहम वहीं खड़ा वारिस को सफाइयाँ दे रहा था। हया ने उसे दूर से देखा। पहली बार कमीज शलवार पहनी थी उसने और ब्लैक गॉगल्स लगाए वो कितना प्यारा लग रहा था।